सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम सैनी से मिले सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष। हरियाणा में निवेश के लिए सिंगापुर के निवेशकों को सीएम ने दिया न्यौता। बिजनेस सेंटर खोलने पर भी हुई चर्चा। नारनौल के गांव मोसनौता में युवक की हत्या, लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। पपला गुर्जर गैंग में बदमाश थे दोनों। मामला दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। पानीपत में परीक्षा देने गए छात्रों पर हमला। क्षेत्र और धर्म के नाम पर छात्रों को पीटने का आरोप। दोबारा गांव में न घुसने की दी धमकी। शरीरी गाने को लेकर सिंगर बादशाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने जताई आपत्ति। गाने में इस्तेमाल शब्द और स्कूल ड्रेस में हरियाणवी छात्राओं के डांस पर बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई, लेकिन बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले कार्यवाही के बाद शून्यकाल शुरू हुआ और फिर लंच ब्रेक के बाद बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है और नियमों की अनदेखी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खनन से जुड़े एक हादसे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूरों की मौत के मामले में कमेटी तो बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई का क्या हुआ, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। इस दौरान रोहतक में 18 एकड़ जमीन से जुड़े मामले को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सरकार से सवाल किया गया कि इस मामले में एनसीएलटी में अपील क्यों नहीं की गई। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और राव नरबीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार के कार्यकाल में भी कई गंभीर आरोप लगे थे और उस समय 300 पेज की चार्जशीट तक सौंपी गई थी। बजट पर चर्चा के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति भी इस पर भी बहस हुई और कि विपक्ष ने कहा कि प्रदेश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और राजस्व घाटे को लेकर सरकार स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने बजट को जनहितकारी बताया। विधायकों ने कहा कि जीराम जी योजना के तहत काम की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सदन में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जुड़े मुद्दे भी उठाए, जिसमें गन्ना किसानों की स्थिति, अस्पतालों की हालत और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी शामिल रही। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देंगे। राजरमन दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांश मालिक प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजरमन दीक्षित जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज सदन में कई मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष नजर आया, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही कि कर्ज में किस तरीके से राज्य डूबता हुआ नजर आ रहा है और जीएसटी को लेकर भी विपक्ष ने बड़ा सवाल उठाया। कह रहे हैं कि जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स बता दिया है। कह रहे हैं कि जिन चीजों में टैक्स होना चाहिए था उन चीजों में टैक्स नहीं है और जिन चीजों में नहीं होना चाहिए था सरकार उन चीजों में टैक्स ले रही है, जिससे जनता की मुश्किलें बढ़ रही है, जनता की जेब ढीली हो रही है। वक्ता साथियों को और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार देता हूं। जी नमस्कार। देखिए, हमारा जो ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने जो बजट पेश किया, वो बजट निर्बाध 3 घंटे 10 मिनट तक बिना रुके बिना थके हर एक चीज पर, हर एक योजना पर, हर एक डिपार्टमेंट पर उन्होंने पूरी तरह से स्पष्टता से सारा जो बजट है वो पेश किया है। दूसरी बात, जब बजट पेश किया गया उससे पहले 13 प्री बजट बैठकें हुई, जो बैठ के उद्यमियों से, किसानों से, विद्यार्थियों से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों से,
सभी उद्यमियों से, सभी से सुझाव लिए गए। जो सुझाव थे वो तकरीबन 2199 सुझाव आए और चैट बोर्ड की अगर बात करें तो 12,999 करीब वो सुझाव आए, जिसमें से 5,000 जो सुझाव थे वो हमने इसमें बजट में शामिल किया है। दूसरी तरफ पिछली बार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रथा चालू की थी कि जो विपक्ष के सांसद और विधायक हैं उनको रेड बिशप होटल में बुलाकर उनसे सुझाव लेने की प्रथा चालू की थी। लेकिन विपक्ष क्या है, जो विपक्ष है वो अपने सुझाव वहां नहीं देता, शून्यकाल में अपने प्रश्न जो है वो नहीं रखता, सिर्फ वॉकआउट की राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। जनता के सामने सब चीजें स्पष्टता से हैं, जनता सब जानती है। यह जो बजट है, यह बजट विजन का और अर्थव्यवस्था का है, विकसित हरियाणा का बजट है, वित्तीय प्रबंधन का है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय का बजट है, उपयोगिता का बजट है, किसान और कृषि का बजट है, महिला एवं स्वास्थ्य का बजट है, पर्यावरण और भविष्य की तकनीक AI का विजन है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का बजट है, खेल और स्वास्थ्य का बजट है। इस तरह से माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो पिछली तकरीबन 2,23,658 करोड़ का जो बजट है वो बजट पेश किया है, जो हर उसमें हरियाणा की जनता को जो समृद्ध बनाता है। पिछली बार जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1,47,000 थी, जो अब बढ़कर 3,57,58,000 के करीब हो चुकी है। यानी तीन गुना जो बजट है, वो जो आय है प्रति व्यक्ति वो बड़ी है। चाहे बात करें हम जीएसटी की, जीएसटी 22% बढ़ा है। इस तरह से हरियाणा हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। अगर हम ये तुलना करें पिछली बार के बजट की, तो अब की बार जो बजट है वो 98% खर्च हुआ है और पिछली बार से बजट 10.28% बढ़ा है। तो इस तरह से जो बजट है यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया है वो बहुत ही शानदार बजट है, हर व्यक्ति के, हर डिपार्टमेंट के, हर जनता के हितों में है। इस तरह से जो बात करूं तो पिछली बार जो बजट था हमारा, उस बजट में हमने तकरीबन 248 घोषणाएं की, जिसमें से 70 घोषणाएं पूरी हो चुकी है, 165 जो घोषणाएं हैं वो पाइपलाइन में है। अगर बात करूं मैं शिक्षा विभाग में अकेले जो 25-26 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 15 बजट घोषणाएं की थी, जिसमें से 9 बजट जो पूरी हो चुकी है, 6 पर कामगारी है। तकरीबन 65% से 70% तक हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से अगर विकास एवं पंचायत विभाग की बात की जाए तो 639 कच्ची श्रेणियां थी जो पक्की की गई है, 303 पर कामगारी है, 754 चौपालों में से 480 जो चौपाल है वो पूरी हो चुकी है, 274 पर निर्माण कार्य चालू है, 994 ई-लाइब्रेरियों का नवीनीकरण किया गया है, 415 ग्रामीण इंडोर जिम स्थापित किए गए हैं, 366 में से 202 सामुदायिक भवन पूरे बना दिए गए हैं और 140 प्रगति पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य विभाग की, जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर 12 चयनित गांवों में जल सीवर बनाए गए हैं, 30 गांवों में नेटवर्क पूरा किया गया है, 150 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई गई है, 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण जारी है। तो इस तरह से जो भारतीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट है, पिछली बार का बजट भी 98% खर्च किया है और अब जो बजट है वो तो आपको पता ही है कि वो आगे बढ़ा है। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि जन सुझाव की 11 वर्षों में जो जीडीपी है वो 3 गुना बढ़कर 3.37 लाख से बढ़कर 13.67 लाख हो गई है। प्रति व्यक्ति आय मैंने पहले ही बता दिया है, 200 करोड़ का बजट ड्यूल डेक्स के लिए बनाया गया है। हरियाणा क्लीन और प्रोजेक्ट 2716 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे, विश्व बैंक से मिलेंगे। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट 5715 करोड़ रुपए, AI मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए, किसानों के लिए अलग से बिजली डिपार्टमेंट, जो पहली सरकार ये कहती थी कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से बिजली निगम की स्थापना की है जो किसानों को सिर्फ ट्यूबवेल के कनेक्शन देगा। इस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो विकसित हरियाणा का विजन है, वो 2047 के विकसित भारत का विजन है। ये ठोस कदम होगा, चाहे हम PM कुसुम रूफ टॉप की बात कर ले जिसमें सोलर प्लांट्स लगेंगे छतों के ऊपर। इस तरह से और जो अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स जाऊं, थोड़ा सा बैक में जाऊं
तो जब कांग्रेस 2013 में अंतिम बजट छोड़ के गई थी, उनका जो बजट था वो मात्र 67,000 करोड़ का था। और आज हमारा जो बजट है, बीजेपी सरकार का जो 2026 का बजट है, वो 2,23,658 करोड़ रुपए का है, तकरीबन 3 गुना उनसे बजट है। तो अगर सब्सिडी की बात कर ली जाए तो कपास की 2,000 प्रति एकड़, गन्ने की 3,000 से बढ़ाकर हमने 5,000 कर दी। बागवानी की बीमा योजना 40,000 से 50,000 प्रति एकड़, सिंचाई विभाग 5614 करोड़ से 6446 करोड़ रुपए, तकरीबन 14 पॉइंट प्राप्त की। यानी कि आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है और विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ इस बजट को बनाया गया है। प्रियांश जी, आप विपक्ष को ये बजट क्यों नहीं भा रहा है? देखिए, इतनी सारी उपलब्धियां उन्होंने गिना दी। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ऋण लेते हैं, अगर विकास के लिए ऋण लिया जाए तो वो ऋण इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि वो ऋण होता है। ठीक है, प्रियांश जी जवाब दीजिए, आप लोगों को ये बजट क्यों नहीं भा रहा है? देखिए, उन्होंने उपलब्धियां गिना दी और आप कह रहे हैं कि कर्ज में डूब रहा है प्रदेश। वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऋण प्रदेश को आगे करने के लिए लिया जा रहा है और 2047 का एक विकसित हरियाणा बनाने का जो संकल्प है, उसी के तहत आगे बढ़ना यहां पर जा रहा है सरकार की तरफ से। प्रियांश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं आ रही जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हर खबर चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और प्रवक्ता साथी मनोज कुमार सिसोदिया जी, आपको राम राम। मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट सिर्फ घोषणा है, ये बजट नहीं है, भाजपा का घोषणा पत्र है। इसमें सिर्फ घोषणा की गई है। सरकार जिस प्रकार बता रही है कि 10.28% बजट वृद्धि की पैदावार सरकार ने किया है, परंतु सच्चाई जमीन पे क्या है? सच्चाई यह है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं लेगा। और जमीनी स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बढ़ती लागत, युवाओं का पलायन और छोटे व्यापारियों की समस्याएं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 10 की 10 बनी हुई है। और 2,23,000 करोड़ का बजट प्रदेश के किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, मध्यम कमजोर वर्गों की मूल समस्याओं के समाधान में पूरी तरह से असफल रहा है। आप अलग अलग इसमें देखिए, युवाओं का देखिए, युवाओं में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई उसके लिए बजट में रोड मैप नजर नहीं आया। और सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां, लेकिन इस बार तो अग्निवीरों के लिए भी प्रावधान किया गया है, उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस में उन्हें नौकरी मिलेगी, प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। इस तरीके के सारे बजट में प्रस्ताव लेकर आई है सरकार। आपको क्या खामियां नजर आ रही है? युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किया करने का काम किया है। किसान बढ़ती उत्पादन लागत, सिंचाई सुविधाओं पर कोई ठोस प्रावधान नहीं है। और अब की बार तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हरियाणा हमने किसानों को माना जाता है और किसान समुदाय को इस वजह से राहत की उम्मीद थी कि कोई राहत सरकार देने का काम करेगी, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। आप ग्रहण क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली दरों में कोई कमी नहीं की गई। गैस सिलेंडर की बात करें या कोई जरूरी घर में जरूरी वस्तुएं हैं, राहत संबंधी कोई सहूलत नहीं की गई। ये सिर्फ दिखावा है और आंकड़ों का खेल है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग काफी हंगामा कर रहे थे। जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तब सड़कों पर उतरकर आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अभी कानून व्यवस्था को लेकर आप संतुष्ट हैं इस बजट के बाद? किस तरीके से प्रावधान इसमें किए गए हैं? चोरी मामला और मर्डर, ये आए दिन हर अखबार भरे पड़े हैं। प्रदेश में कोई व्यवस्था नाम की, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम खुल रहा है और इस खनन का काम प्रदेश में, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के देख रही है। भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं है। ठीक है, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेती हूँ। मनोज जी, आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना और आज सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला।
ये विपक्ष की तरफ से जो आरोप है, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी मनोज जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं, और वो अपने एरिया का जो इश्यूज है वो भी उठा रहे हैं। और जहां तक इश्यूज की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम लोग देखा कि राशन कार्ड को लेकर के भी एक इशू हुआ, ओल्ड एज पेंशन को लेकर के भी लेजिस्लेचर ने उठाया। वहीं अगर हम लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत भी बोला गया कि जब मैनिफेस्टो बना था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय बोला गया था कि सभी महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं जो है जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो इसमें जो है कटौती कर दिया गया। अब जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि जिन महिलाओं का जो है एनुअल इनकम 1,80,000 होगा उनको दिया जाएगा। वहीं ओपोजिशन का ये भी कहना था कि जब गवर्नमेंट ने जो है लास्ट बजट में 5,000 करोड़ लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत रखा गया था, तो सिर्फ जो है 700 करोड़ ही क्यों खर्च हुआ। हालांकि इस बार भी जो है दायरा बढ़ाया गया है और फंड भी लगभग 1.5 लाख करोड़ का बढ़ाया गया है। और हम लोगों ने सेशन के दौरान देखा कि रूलिंग पार्टी के जो एमएलए थे वो भी अपने लोकल एरिया, उनका जो भी इश्यूज था अपने एरिया में, जैसे सड़क बनने की बात हो, चाहे वाटर का स्थिति हो, चाहे टीचर्स की अगर बात करें, तो बहुत से एमएलए ने कहा कि उनके एरिया में टीचर नहीं है। डॉक्टर्स की भी स्थिति को लेकर के जो है एमएलए ने उठाया। तो मुझे लगा कि हेल्दी डिस्कशन हुआ विधानसभा में, और जहाँ पे जो है सरकार को आंसर देने का भी मौका मिला। कभी कभी ये भी देखा गया कि रूलिंग पार्टी के एमएलए ने भी सरकार से पूछा कि आप जो है टाइम बाउंड के आधार पे बताइए कि उनके एरिया में जो भी कंसर्न है उसको टाइम बाउंड में जो है एड्रेस हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से बजट में सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो है फंड एलोकेट किया गया है और जो भी कमियां हैं, मुझे लग रहा है कि एमएलए को मौका मिलेगा अपने इस पे बात करने का और सरकार को जवाब देने का मौका मिलेगा। लेकिन मनोज जी, विपक्ष कह रहा है कि कर्ज में डूब रही है राज्य सरकार, लगातार कर्ज में प्रदेश डूब रहा है और कुछ भी कर नहीं रही है। जो भी ये बजट में जितना भी अभी बजट पेश किया गया है 2 करोड़ से ज्यादा का, वो तो सब उसमें लग जाएगा कर्ज चुकाने में। फिर प्रदेश के लिए क्या बचेगा, जो आम नागरिक है उनके लिए क्या बचेगा? इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप सही बता रहे हैं, इस को लेकर के भी जो है विपक्ष ने बात कही है। और यहाँ तक कहा गया है कि लगभग 70% जो भी बजट रखा गया है उसमें डेवलपमेंट के नाम पे कोई नहीं है। सिर्फ उसमें जो गवर्नमेंट मशीनरी का जो खर्च होता है इसी पे चला जाएगा। और जो 30% में है उसमें भी कर्ज की बात कही गई कि उसमें भी पे करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो अपोजिशन ने रिज्यू किया है कि आपको जो है और ज्यादा फंड लेना चाहिए, कर्ज कम लेना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के वो लगभग डेली कोई न कोई एमएलए जो अपोजिशन के हैं वो इशू उठाते ही हैं कि स्टेट में कर्ज बढ़ता जा रहा है। वहीं जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया है कि जो भी कर्ज लिया गया है वो जो है मापदंड, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मापदंड रखा है उसके अंदर ही जो है रखा गया है। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी उस समय जो है कांग्रेस ने ज्यादा फंड लिया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मापदंड था उससे ज्यादा फंड लिया गया था। जबकि सैनी साहब का ये कहना था कि विदिन लिमिट जो है हम जो है कर्ज लिए हैं, और जो भी कर्ज जो है वो कांग्रेस रीजन में लिया गया था उससे जो इस साल खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है कर्ज को लेकर के। इसके साथ साथ एजुकेशन को लेकर के भी इश्यूज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो और ज्यादा खर्च होना चाहिए। चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इशू उठाते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है 75% रोजगार मिलना चाहिए। वहीं सरकार का ये कहना है कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में है तो ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता है।
लेकिन सरकार का कोशिश ये रहता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि सेशन के दौरान हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन आवर जो है 1 घंटा के अंदर खत्म हो रहा है और 0 आवर भी जो है विद इन अ टाइम खत्म हो रहा है और डिस्कशन को भी जो है विद इन टाइम खत्म किया जा रहा है। तो इसे लग रहा है कि स्पीकर साहब का भी बहुत बड़ा रोल है कि शांतिपूर्ण जो है सेशन चल रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में और जो है विपक्ष क्वेश्चन उठाएंगे और रूलिंग पार्टी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आज हर सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए, विपक्ष और सवाल उठाता हुआ नजर आया, हालांकि जवाब भी उनको मिले लेकिन वो असंतुष्ट ही रहता है विपक्ष हमेशा से। राम रमन जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज कई मुद्दे और भी थे। एक तो कर्ज का मुद्दा था, ऊपर से आज दूषित पानी का भी मुद्दा था, जो अलग अलग क्षेत्रों में दूषित पानी पहुंच रहा है। विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की। किस तरीके से सरकार इस समस्या का हल करेगी अब? तो इसी बजट में वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के तहत 5715 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1,40,000 जो एकड़ जमीन है जिसमें सेम है, कुछ और दिखते हैं, वो खेती हर जमीन बनाई जाएगी। तो इस तरह से जो योजनाएं हैं सरकार की, योजना उस पर लगातार काम कर रही है, हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। दूसरी बात, अगर मान लो विपक्ष जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी है हमारे, जो बड़ी धैर्यता के साथ विपक्ष का हर एक सवाल सुनते हैं और उसी धैर्य के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी एक एक सवाल का जो विपक्ष उठाता है उसका बड़ी धैर्य से और सहजता से वो जवाब देते हैं। लेकिन विपक्ष क्या करता है, विपक्ष ने एक आंदोलन चलाया कि वीजी राम जी पे, तो उस आंदोलन में उन्होंने कहा कि अभी हम सड़क से लेकर संसद तक उसको उठाएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर चर्चा के लिए विपक्ष को समय दिया। जब विपक्ष को चर्चा के लिए समय दिया तो विपक्ष उससे वॉकआउट कर गया, विपक्ष उस पर आया ही नहीं चर्चा करने के लिए। तो इस प्रकार जब आदरणीय नरसिंह सैनी जी, जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरा मौका दे रहे हैं विपक्ष को कि आप अपना क्वेश्चन कीजिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए। ठीक है, एक सवाल, एक आखिरी रिएक्शन प्रियांश जी का भी लेते हैं। प्रियांश जी, देखिए सरकार आपको पूरा मौका देती है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं सदन में। बोलने का काम माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता बोलने का काम करते हैं, इनको सरकार को आने दिखाने का काम करते हैं। और रही बात बजट सत्र की, अब बजट सत्र में अब ये देखिए, जल संकट और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है प्रदेश। गंजर और यमुना नदी में जो प्रदूषण को रोकने और उन्हें साफ करने के लिए कोई ठोस नहीं थी, कुछ समय बजट को बाहर प्रभावी व्यवस्था सामने नहीं रखी गई सरकारी तरफ से। और आप ये देखिए, सरकार को न केवल नदियों की सफाई के लिए बल्कि आम जनता तक साफ और स्वच्छ पानी कैसे पहुंचे उसके लिए कोई ठोस नीति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। और प्रदेश प्रदूषित पानी के कारण कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी बीमारियों का मामला। बिल्कुल आज इस मुद्दे को उठाया भी गया सदन में और काफी सहजता से अपना जवाब देते हुए भी नजर आए सीएम सैनी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।